बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना 10वीं क्लास के पहले चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बुनियादी तौर पर दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, CM गर्लबर्ग और P वोग्या। इसको वोग्या पढ़ते हैं, पेट्रो वोग्या, नॉर्वेजियन प्रोनाउंसिएशन के अंदर। तो CM गर्लबर्ग और पेट्रो वोग्या ने 1864 के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन प्रपोज किया था। लॉ ऑफ मास एक्शन बुनियादी तौर पर किस लिए है? ये रिलेशनशिप बताता है हमें बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के, रिएक्टेंट्स की एक्टिव मास के। रिएक्टेंट्स ऑब्वियसली आप जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। एलिमेंट्स, कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं, और जो नई चीज़ें फॉर्म होती हैं ऑब्वियसली उनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है किसी भी रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स की एक्टिव मास के। अब एक्टिव मास से क्या मुराद है? एक्टिव मास से मुराद है किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी कंपाउंड की, किसी एलिमेंट की मिकदार जो हमने ली हो मोल्स पर डीएम क्यूब में, यानी किसी चीज़ के एक डीएम क्यूब, किसी सॉल्यूशन के एक डीएम क्यूब में सल्यूट के कितने मोल्स हैं, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि एक्टिव मास। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। तो जब किसी भी रिएक्शन के दौरान किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, जैसे यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एक्टिव मास, यानी कि कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब को, कि एक डीएम क्यूब में उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कितने मोल्स मौजूद हैं उसके एक डीएम क्यूब में। इसी को 9th में हम मोलैरिटी भी कहा करते थे। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं दोबारा वापस अपने टॉपिक की तरफ। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, आप इसको दो तरह से रिलेट या डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़र्ज़ कीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है। फ़र्ज़ करते हैं ये कोई रिएक्शन है जिसमें A हमारा रिएक्टेंट है और ये B हमारा प्रोडक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन A का B में कन्वर्ट होने का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की कंसंट्रेशन या एक्टिव मास के। यानी जितना ज़्यादा A होगा, A की जितनी ज़्यादा एक्टिव मास होगी, कंसंट्रेशन होगी, वो उतना तेज़ी से B के अंदर यानी कि प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ उस रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास के। अब फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हों। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं दो रिएक्टेंट्स हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, A और B। ये जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं आपस में कंबाइन करने के बाद कन्वर्ट होते हैं इनटू C एंड D। सो A और B हमारे रिएक्टेंट्स हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के, और C और D हमारे क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा A B का C और D में कन्वर्ट होने का रेट, उसकी रफ्तार, ये जो होगी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, it will be directly proportional to the product of molar concentration or active masses of both A and B। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A
और बी की मोलर कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट के हासिल ज़रब के। यहां इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में बदलेंगे तो हम ऑब्वियसली एक कांस्टेंट लगाएंगे के एफ। इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्यों लगाया है? जस्ट टू कन्वर्ट दी प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तनासुब की अलामत को इक्वालिटी या बराबर की अलामत में बदलने के लिए। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू rate constant for forward reaction and the product of molar concentration or active masses of A and B। इसी तरह इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा कि किस रफ्तार से C और D कन्वर्ट हो रहे होंगे वापस A और B में, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें प्रोडक्ट दोबारा भी कन्वर्ट होते हैं इनटू रिएक्टेंट। सो अगर हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन देखना चाहें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C और D की एक्टिव मैसेस के प्रोडक्ट के। यहां से उसी तरह प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हमने इक्वल में बदला तो हमने एक कांस्टेंट लगाया। ये कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, ये था रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और ये था रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब जब किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है तो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा था कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आने का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार या स्पीड के बराबर हो जाएगी। सो हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू यहां पुट करेंगे। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू है यहां से, ये हमने ली, इट इज इक्वल टू के एफ इंटू ए इंटू बी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन उसकी वैल्यू हमने लिखी, वो हमने यहां इक्वेशन 2 से ले ली, के आर इंटू सी इंटू डी। तो के आर इंटू सी इंटू डी उनकी मोलर कंसेंट्रेशन या एक्टिव मैसेस। यहां से हमने के आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस तरफ ले आए, डिवाइड हो गया, के एफ ओवर के आर बन गया, ए बी हम उस तरफ ले गए और ये इक्वेशन की दूसरी जानिब, और ये हमारे पास जो है वो रिलेशन की दूसरी जानिब ले गए तो ये डिवाइड हो गया वहां पर जाकर ए और बी। इस तरह हमारे पास ये के एफ ओवर के आर की रेशो इक्वल हो गई सी डी और ए बी की रेशो के। ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन था, ये रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन है। जब ये 2 कांस्टेंट डिवाइड हुए तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ गया के सी। इसको हमने नाम दे दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। तो हमने के एफ ओवर के आर इक्वल टू के सी कर दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया हमारे पास बराबर इसके। तो के सी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बुनियादी तौर पर रेशो होती है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। इसलिए हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या के सी कहते हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए इसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और वो कांस्टेंट होती है। एक ख़ास रिएक्शन के लिए के सी की वैल्यू किसी ख़ास टेम्परेचर पर कांस्टेंट होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू इक्विलिब्रियम पे ली जाती है और ये कांस्टेंट होती है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अच्छा जी, ये तो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड वर्जन था। हमारे पास अक्सर औकात रिएक्शन इतने सादा से नहीं होते। बाज़ औकात किसी रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं कैपिटल ए और बी वाले, और ये हमारे पास क्या हैं? प्रोडक्ट्स कैपिटल सी और डी। ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी या स्मॉल सी स्मॉल डी हैं, ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये असल में बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो ऑब्वियसली हम नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ख़ास रखते हैं,
तो ये ए स्मॉल या स्मॉल बी उस खास नंबर ऑफ मोल या कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब हम इस रिएक्शन के लिए लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स ए एंड बी रेज टू द पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इन कोएफिशिएंट्स को उन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की एक्सपोनेंट पावर बना देंगे। तो a रेज टू पावर स्मॉल a, b रेज टू पावर स्मॉल b। तो स्मॉल a स्मॉल b जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर कोएफिशिएंट्स थे वो रेट इक्वेशन के अंदर आकर एक्सपोनेंट्स बन गए हैं या उनको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है पावर्स में, आम जुबान में। इसी तरह हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया, इक्वल में कन्वर्ट किया और उसी तरह कांस्टेंट लग गया, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन KF, और ये बराबर हो गया इसी तरह अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निकालना चाहेंगे तो वो C और D की एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसकी पावर्स को हम रेज करेंगे इक्वल टू द कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा जी, इसी तरह ये प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल में कन्वर्ट करने के बाद कांस्टेंट लगाया हमने, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। जैसे कि हम जानते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम बराबर हुए। हमने दोबारा ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। RF की वैल्यू ये थी इक्वेशन 3, RR की वैल्यू ये है इक्वेशन 4। तो हमने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से RF और RR की वैल्यूज यहाँ पुट की और उसी तरह वो एक्सपोनेंट्स वगैरह लगाए। फिर उसी तरह हमने दोबारा KR को इधर लाकर डिवाइड किया, AB विद देयर एक्सपोनेंट्स हमने उस तरफ जाके डिवाइड कर दिए और इस तरह हमारे पास ये क्या बन गया, KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ये था हमारा आज का टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन, लेक्चर नंबर 3। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम सीखने की कोशिश करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या KC है क्या, इसे किसी रिएक्शन के लिए लिखते कैसे हैं और इसके यूनिट्स क्या होते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।